हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। यूनिट थर्ड के बी पार्ट के अंतर्गत हम एट्रीब्यूट मेजर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इसके अंतर्गत अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पढ़ लिया था। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है ये हमने जान लिया था और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं एप्टीट्यूड टेस्ट और एटीट्यूड टेस्ट के बारे में। जिस तरह से अचीवमेंट का मतलब है उपलब्धि या फिर अचीवमेंट टेस्ट मतलब उपलब्धि परीक्षण, इसी तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होगा अभिरुचि, अभियोग्यता, अभिक्षमता, कुछ भी कहा जा सकता है इसे। और एटीट्यूड का मतलब होता है अभिवृत्ति परीक्षण। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो आज के हमारे दो टॉपिक हैं, अगर आप इनकी स्पेलिंग्स को देखेंगे तो कई बार जल्दी में हमें ये एक जैसी लगती हैं। एक है आपका एप्टीट्यूड और एक है आपका एटीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे आप इन दोनों की स्पेलिंग्स को देखिए, कुछ अंतर, थोड़ा सा बिल्कुल बारीक सा अंतर है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। आप लोग जब लेसन प्लान बनाते हैं तब आप इन दोनों का प्रयोग करते हैं, एटीट्यूड शब्द का भी और एप्टीट्यूड शब्द का भी। अब मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे आप अभिरुचि और अभिवृत्ति इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब शायद आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अभिरुचि एक अलग चीज़ है, अभिवृत्ति एक अलग चीज़ है। अभिरुचि का मतलब कि हमारी किसी विशिष्ट क्षेत्र में रुचि होना। ठीक है, और जो ये परीक्षण होंगे, अभिरुचि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, वो क्या करेंगे, बालक के किसी विशेष या विशिष्ट क्षेत्र में उसे जो रुचि है उसका मापन करने का काम करेंगे। इसी तरह से बच्चों एटीट्यूड क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समूह के प्रति, किसी के भी प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है, हमारी जो सोच होती है, फिर वो सोच सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है, उसे हम कहते हैं एटीट्यूड। और इस एटीट्यूड टेस्ट से और मतलब अभिवृत्ति परीक्षण से क्या चीज़ चेक की जा सकती है, बच्चे की, विद्यार्थी की, स्टूडेंट्स की किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह या किसी भी चीज़ के प्रति उनकी सोच क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उसका मापन किया जाए। तो ये टेस्ट होगा आपका एटीट्यूड टेस्ट। अब आपको थोड़ा सा इनका समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम एक एक करके इन दोनों को पढ़ेंगे। अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका जो अभिक्षमता कह लो, अभिरुचि कह लो, अभियोग्यता कह लो, आप इसे कुछ भी कह सकते हो, मैंने पहले भी आपको शब्द बता दिए हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका है उसे आप अभिरुचि परीक्षण कह सकते हो, अभिक्षमता परीक्षण कह सकते हो, अभियोग्यता परीक्षण भी कह सकते हो। ठीक है, इन तीनों ही शब्दों का मीनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन पहले मैं आपको, जैसे कि मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बता दिया है दोनों के बारे में, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बारे में, लेकिन थोड़ा सा और अब विशेष रूप से मैं यहाँ पे टॉपिक मेरा चल रहा है अभी फ़िलहाल एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता या अभियोग्यता या अभिरुचि परीक्षण। तो इस पर मैं एक बार फिर से इसके बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, अभिक्षमता परीक्षण व्यक्ति के किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने की योग्यता का मापन करता है। ठीक है, किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने की योग्यता का मापन करने वाला परीक्षण होता है अभिक्षमता परीक्षण। फिर देखिए, इसके द्वारा भविष्य की जो संभावित उपलब्धियां हैं
उनका अनुमान लगाया जा सकता है। ये जो मैं लाइंस बोल रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट हैं, इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, तो आप ध्यान से सुनिए और इसे नोट कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि भविष्य की संभावित उपलब्धियों का, कि बच्चा आज कहाँ स्टैंड करता है, उसको देख करके इस टेस्ट के द्वारा हम भविष्य में उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां होंगी उनका भी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो अचीवमेंट टेस्ट है वो हमने अभी पिछली कक्षा में पढ़ लिया है अच्छे से। तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें शिक्षण के उपरांत, जब हम शिक्षण करा चुके होते हैं उसके उपरांत किसी विषय में हमारी जो सीखने की मात्रा या फिर गुणवत्ता है उसका मापन किया जाता है। पहले पढ़ाया जाता है, शिक्षण कराया जाता है, उसके बाद बच्चे ने कितना सीखा है, उसकी मात्रा कैसी है, सीखने की मात्रा या गुणवत्ता कितनी रही है, इस चीज़ को चेक किया जाता है, जिसे हम कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। और इसके अपोजिट में ये जो अभिक्षमता परीक्षण है वो क्या है, छात्र की भविष्य में संभावित उपलब्धियों का अनुमान लगाने का काम करता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर लेकर के आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, ये दो प्रकार का होता है, सामान्य या विभेद अभिक्षमता परीक्षण, विशिष्ट क्षेत्रों के अभिक्षमता परीक्षण। ठीक है, दो प्रकार का है क्या अभिक्षमता परीक्षण, वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं, सामान्य या विभेद अभिक्षमता परीक्षण, और दूसरे प्रकार का है विशिष्ट क्षेत्रों के अभिक्षमता परीक्षण। तो हम पहले बात करेंगे सामान्य या विभेद अभिक्षमता परीक्षण की। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है बच्चों, इस प्रकार के परीक्षणों में एक ही परीक्षण में अनेक उप परीक्षण होते हैं। एक ही परीक्षण में अनेक उप परीक्षण हैं तथा प्रत्येक उप परीक्षण किसी न किसी विशिष्ट अभिक्षमता का मापन करता है। ठीक है। इस प्रकार के परीक्षण को चार भागों में बांट सकते हैं प्रमुख रूप से। कौन कौन से हैं, दृष्टि एवं श्रवण संबंधी परीक्षण, पेशीय एवं हस्त श्रम संबंधी परीक्षण, यांत्रिकी योग्यता वाले परीक्षण, लिपिक अभिक्षमता परीक्षण। ठीक है। अब थोड़ा सा एक एक करके मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी। आपको ये अगर समझ में आ गया है कि सामान्य या विभेद अभिक्षमता परीक्षण क्या होता है, तो एक ऐसा परीक्षण जिसमें काफ़ी सारे उप परीक्षण होते हैं और प्रत्येक उप परीक्षण किसी ना किसी अभिक्षमता का मापन करता है, तो उसे हम नाम देते हैं सामान्य या विभेद अभिक्षमता परीक्षण का। ठीक है। तो प्रमुख रूप से चार भागों में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला देखिए, जैसे यहाँ लिखा है दृष्टि एवं श्रवण संबंधी परीक्षण। तो स्टूडेंट्स, दृष्टि का मतलब देखना, श्रवण का मतलब सुनना। तो ये जो परीक्षण होगा वो क्या काम करेगा, ये परीक्षण संबंधित किससे होगा, तो एक तो हमारे संबंधित होगा, ये दृष्टि है तो नेत्रों से संबंधित होगा। ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या है, श्रवण है तो कानों से भी संबंधित होगा। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, हमारी जो बॉडी के तीन पार्ट इसमें काम करते हैं, हमारी आंखें, हमारे कान और हमारे हाथ। अब इसे थोड़ा सा समझ लो। इस परीक्षण के अंदर जो ये परीक्षण है इसमें कुल 7 उप परीक्षण हैं। कितने हैं, 7 उप परीक्षण हैं। और 7 उप परीक्षणों में से जो पहले के 3 होते हैं वो तो नेत्र और हाथों का समन्वय स्थापित करने वाले होते हैं। ठीक है। आंखों का और हाथों का समन्वय स्थापित करना है, तालमेल बिठाना है। और जो 4 बचेंगे 7 में से पीछे वाले, वो कानों से संबंधित है, उसमें केवल और केवल सुनने का ही काम होता है। इस तरह से इस परीक्षण का नाम है दृष्टि एवं श्रवण संबंधी परीक्षण। ठीक है। और इसके अलावा ये जो परीक्षण होते हैं इनको मैकबेरी मानसिक परीक्षण भी कहते हैं। जो ये दृष्टि एवं श्रवण संबंधी परीक्षण है, इसे एक नाम दिया जाता है मैकबेरी मानसिक परीक्षण। ठीक है। इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ये परीक्षण कैसा है, तो इसके अंदर 7 उप परीक्षण है। इसका दूसरा नाम है मैकबेरी मानसिक परीक्षण। इसमें इसका नाम है दृष्टि एवं श्रवण संबंधी परीक्षण। तो कुल जो 7 परीक्षण है, उप परीक्षण है 7, उनमें से जो शुरू के 3 हैं वो तो नेत्र और हाथों के समन्वय से, उनके तालमेल से संबंधित है। और जो बाकी 4 हैं, 7 में से 3 निकालने में 4 जो बाकी बचेंगे वो श्रवण से संबंधित है। ठीक है। ये है दृष्टि एवं श्रवण संबंधी परीक्षण।
अब दूसरा है पेशीय एवं हस्त श्रम संबंधी परीक्षण। अब देखिए इसमें पेशीय का मतलब क्या होता है कि हमारी जो ये मांसपेशियां है ना उनकी बात हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा हस्त श्रम, हस्त का मतलब हाथ, श्रम का मतलब मेहनत करना, यानी कि कुछ हाथ से काम करके बताना है, ठीक है। तो कुछ कार्यों में आपको पता है हाथ की जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां होती हैं उनका नियंत्रण करना आना चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें छोटी छोटी जो मांसपेशियां हैं उसका नियंत्रण आना चाहिए। तो कुछ में हमें क्या करना पड़ता है, अनेक मांसपेशियों को आपस में समन्वित करना पड़ता है। अब जैसे देख लीजिए, कुछ उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने गेंद फेंकनी है, ठीक है। गेंद फेंकने में आपको आंख, उंगली, हाथ, भुजा आदि सारी मांसपेशियों को एक साथ काम पे लगाना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना आप, कि जब आप बॉल फेंकते हैं या फिर ये समझ लिए क्रिकेट चल रहा है, आप लोग खेल रहे हो, तो क्रिकेट की जो बॉलिंग करानी है आपने क्रिकेट में, तो वहाँ पे आपने एक बॉल फेंकने के काम में अपनी आंख को, अपनी उंगलियों को, अपने हाथ को, अपनी भुजाओं को, सारी मांसपेशियों को एक साथ नियंत्रित करना है, एक साथ काम करवाना है उनसे, ठीक है। तो ऐसी जो काम करवाए जाते हैं वो कहलाते हैं पेशीय एवं हस्त श्रम संबंधी परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ, जैसे मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ। दो हाथ समन्वय परीक्षण है एक, जिसमें दोनों हाथ का आपस में कॉरिलेशन बिठाना होता है, दो हाथ समन्वय परीक्षण, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है पेशीय एवं हस्तश्रम संबंधी परीक्षण का। कौन सा उदाहरण बताया मैंने अभी, दो हाथ समन्वय परीक्षण, दोनों हाथों में समन्वय बिठाने से संबंधित परीक्षण है ये, ठीक है। अब देखिए आगे आगे हमारी बात हो रही है यांत्रिकी योग्यता वाले परीक्षण। यांत्रिकी योग्यता मतलब यांत्रिक जो हमारी योग्यता है, यानी हम उपकरणों से कैसे काम कर सकते हैं। तो इस परीक्षण के अंदर आपको विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर अपनी जो आपकी जो कमांड है उसको बताना होता है। तो ऐसी जो परीक्षण है वो कहलाते हैं यांत्रिक योग्यता वाले परीक्षण। इसके अलावा है लिपिक अभिक्षमता परीक्षण। लिपिक क्या होता है, जो टाइपराइटर होता है उसको लिपिक बोलते हैं, क्लैरिकल होता है उसको लिपिक बोलते हैं, ठीक है। तो क्लैरिकल का काम भी यही होता है ना, पहले क्या होता था, टाइपराइटर्स होते थे और अब उसको कंप्यूटर पे काम करना होता है क्लैरिकल को। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी फाइल्स का रिकॉर्ड, क्योंकि जो एक क्लैरिकल स्टाफ होता है या क्लैरिकल ऑफिस होता है उसमें क्या होता है, सारा जो भी स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, जो भी संस्था है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है, फाइल से संबंधित। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फाइलिंग का काम होता है, चाहे वो टाइपराइटर के थ्रू टाइपिंग पे हो रहा है या फिर रिकॉर्ड रखने का काम वैसे किया जा रहा है, फाइल्स बनाई होती हैं या फिर कंप्यूटर में फाइल्स बनाई हैं, फोल्डर्स बनाए हैं और उनमें सारा रिकॉर्ड पड़ा है, तो ये सारा काम क्लैरिकल ऑफिस का या क्लैरिकल्स का होता है। तो ये लिपिक अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि किसी व्यक्ति में लिपिक का कार्य करने की कितनी योग्यता है इसका पता लगाने के लिए लिपिक अभिक्षमता परीक्षण लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चार हैं आपके सामने, सामान्य या विभेद अभिक्षमता परीक्षण। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है विशिष्ट क्षेत्रों में अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। हमने सामान्य क्षेत्रों वाले कर लिए हैं, अब हमारे सामने है विशिष्ट क्षेत्रों वाले। तो ये परीक्षण शिक्षा एवं व्यवसाय के विशिष्ट क्षेत्रों का मापन करते हैं, ठीक है। शिक्षा या फिर व्यवसाय के विशिष्ट क्षेत्रों में मापन करने के लिए इन परीक्षणों का या इन अभिक्षमता परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, तो संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में, ठीक है। ये क्षेत्र हैं जहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, विशिष्ट क्षेत्रों में अभिक्षमता को चेक कर सकते हैं। इन विशिष्ट क्षेत्रों में अभिक्षमता परीक्षण हम इस तरह से करा सकते हैं, ठीक है। सामान्य वालों में तो क्या हुआ, सामान्य या विभेद अभिक्षमता परीक्षण तो वो चार टाइप के हमने देख ही लिए थे, ठीक है, जिसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, वो सामान्य थे। लेकिन ये विशिष्ट क्षेत्रों में किए जाने वाले हैं, तो वो क्षेत्र कौन से हो सकते हैं, संगीत, कला, चिकित्सा, कानून, अध्यापन, विज्ञान,
तकनीकी, ठीक है। इन क्षेत्रों में जो परीक्षण लिए जाते हैं किसी की अभिक्षमता को चेक करने के लिए, तो ये परीक्षण कहलाते हैं विशिष्ट परीक्षण या विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है एप्टीट्यूड टेस्ट। और अब हम पढ़ेंगे एटीट्यूड टेस्ट, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, एप्टीट्यूड का मतलब है अभिरुचि, अभियोग्यता या अभिक्षमता, और एटीट्यूड का मतलब है आपकी अभिवृत्ति, ठीक है। दोनों में अंतर समझाने की मैंने आपको कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कुछ आपका जो माइंड है वो सेट हो गया होगा इसके अकॉर्डिंग। और सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ बच्चों, तो एप्टीट्यूड आपकी किसी क्षेत्र में क्या योग्यता है उसकी बात की जा सकती है, ठीक है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि जब हम अभिरुचि, अभियोग्यता या अभिक्षमता की बात करते हैं, जैसे कि सामान्य या विभेद अभिक्षमता परीक्षण में था लिपिक अभिक्षमता परीक्षण, तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी व्यक्ति में लिपिक का कार्य करने की कितनी योग्यता है। मान लीजिए कोई लेक्चरर है और किसी दिन लिपिक नहीं आया है, क्लैरिकल स्टाफ नहीं आया है, और अगर उसकी ड्यूटी लगाई जाती है हमारे कॉलेज के अंदर क्लैरिकल का काम करने के लिए, तो वो टीचर या वो लेक्चरर किस तरह से उस काम को किस हद तक एग्जैक्टली वैसा ही कर सकता है जैसे कि वो लिपिक करता है। तो इसके लिए जो परीक्षण यूज होगा ना, वो होगा अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। तो शॉर्ट में आपको क्या पता चला कि अभियोग्यता, अभिक्षमता या अभिरुचि क्या चीज़ है, कि जब हम किसी की योग्यता को किसी विशिष्ट क्षेत्र में चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो व्यक्ति उस क्षेत्र के अनुकूल है या नहीं है, तो वो होता है अभियोग्यता या अभिक्षमता या अभिरुचि परीक्षण, ठीक है। तो हम ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। और एक बड़ा अंतर जो उपलब्धि परीक्षण में होता है, पहले भी बात हो चुकी है। देखिए, उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है कि सबसे पहले शिक्षण कराया जाता है, सबसे पहले शिक्षण कराया जाता है, और शिक्षण के उपरांत बच्चे ने कितना सीखा, कैसा सीखा, यानी सीखने की मात्रा और सीखने की गुणवत्ता दोनों को चेक किया जाता है। तो उसको कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। वो बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो बच्चों, आप कहीं पे भी माइंड में अपने कोई उलझन में ना रहें, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मैंने पिछली कक्षा में अचीवमेंट टेस्ट बता दिया है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइए। देखिए, आपका अचीवमेंट टेस्ट जो होता है उसमें शिक्षक पहले पढ़ाता है बच्चे को, पढ़ाने के बाद शिक्षण के उपरांत वो चेक करता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कैसा सीखा, यानी सीखने की अधिगम की मात्रा क्या थी और अधिगम की गुणवत्ता क्या थी। ये जो चेक करने का काम होता है उसको उसके लिए यूज़ किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट को, उपलब्धि परीक्षण को। ये तो उपलब्धि परीक्षण का काम होता है, ठीक है। और हमारा जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसे हम अभिरुचि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम व्यक्ति की किसी विशेष कार्य को करने की क्या योग्यता है उसका मापन करते हैं, और इसी के आधार पर हम भविष्य की संभावित उपलब्धियों का अनुमान भी लगा सकते हैं। लेकिन वहां पे नहीं लगा सकते उपलब्धि परीक्षण में हम अनुमान, केवल हम एप्टीट्यूड टेस्ट में ही ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो काम हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट का। अब हम खड़े हैं एटीट्यूड टेस्ट पे। तो बच्चों, एटीट्यूड क्या चीज़ है, तो एटीट्यूड चीज़ है किसी भी काम के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, हमारा व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, समूह के प्रति भी हो सकता है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी सोच क्या है, वो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। यानी हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी समूह के बारे में, किसी संस्था के बारे में क्या सोचते हैं, हमें क्या लगता है वो व्यक्ति अच्छा है या नहीं है, अच्छा है तो उसमें क्या अच्छा है, बुरा है तो उसमें क्या बुरा है, कोई वस्तु हमें पसंद है तो क्यों पसंद है, और क्यों पसंद नहीं है तो क्यों नहीं पसंद है, ठीक है। तो ये जो हमारा एटीट्यूड होता है वो होता है हमारा नज़रिया किसी चीज़ के प्रति, या फिर हमारा दृष्टिकोण किसी चीज़ के प्रति, या फिर हमारी राय क्या है उस चीज़ के प्रति, इसको बोलते हैं हम एटीट्यूड टेस्ट, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगा रही हूँ आपको समझाने के लिए,
तो आप भी थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारा जो ये एटीट्यूड टेस्ट है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, जो बताया वही है इसमें। अभिवृत्ति प्रत्यक्षीकरण की देन है। प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी चीज़ से प्रत्यक्षीकरण होना, मतलब किसी चीज़ को देखना प्रत्यक्ष रूप से। व्यक्ति जब कुछ वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण भली प्रकार कर लेता है, यानी जब अच्छे से किसी वस्तु को देख लेता है, तो उसके संबंध में वह कुछ निश्चित धारणाएं बना लेता है। तो माइंड में उसके प्रति कुछ धारणाएं बन जाती हैं उस वस्तु के प्रति। इन धारणाओं के प्रबल होने पर इनसे संबंधित वस्तु, विचार या सिद्धांत के बारे में व्यक्ति की एक मनोदशा बन जाती है, यानी एक फिक्स्ड हमारी मनोवृत्ति होती है उसके प्रति। ठीक है, यही विशिष्ट जो मनोदशा होती है उसको हम कहते हैं अभिवृत्ति कहलाती है। जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले हो तो प्रत्यक्षीकरण तो जरूरी है। ठीक है, आप भली प्रकार से उस व्यक्ति से अच्छे से मिले हो, 5-10 मिनट आप दोनों एक ही जगह पर बैठे रहे हो, आपने आपस में, मान लो किसी के थ्रू ही, आप समझ लो पहली बार उससे मिले हो तो वो किसी और का जानकार था और आप दोनों के बीच में एक मीडिएटर था जो दोनों को जानता था। ठीक है, आप भी वहां पे हो अपने फ्रेंड को मिलने के लिए, फ्रेंड का फ्रेंड एक और है वो भी वहां पे है। तो सबसे पहले तो क्या होगा प्रत्यक्षीकरण, यानी दोनों आप एक दूसरे को देखोगे। पहले कभी नहीं मिले हो, आपका फ्रेंड जो है वो उसका भी फ्रेंड है, तो आप क्या है, 3 जने वहां पे बैठे हो, तो आप क्या कर रहे हो, पहले जो एक दूसरे को नहीं जानते हो आप लोग, तो आप प्रत्यक्षीकरण के द्वारा आपस में संबंधित हो रहे हो, जुड़ रहे हो। तो जब भली भांति आपका प्रत्यक्षीकरण, यानी आप आंखों से एक दूसरे को अच्छी तरह से देख लेंगे, तो अब क्या होगा, आपकी कुछ ना कुछ उसके बारे में धारणा बनेगी। जैसे आपको ये लगेगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही घमंडी है, नहीं ये बहुत अच्छा है, नहीं ये बहुत ही ज़्यादा, आप ये कह सकते हो इगोस्टिक है, या मतलब ऐसा कुछ आपको लगेगा। या फिर वो बहुत अच्छा होगा तो बहुत सॉफ्ट नेचर्ड वाला है वो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगेगा, या फिर उसमें मतलब एक आपका एक कह सकते हो एक धारणा बन जाएगी उसके बारे में। अब ये क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद फिर आपको कभी मौका मिलेगा उससे मिलने का, तो आपकी जो वो मनोवृत्ति, जो मनोदशा, जो आपकी धारणा बनी है ना, वो बिल्कुल प्रबल हो जाएगी। ठीक है, पहले आप चुप थे, आपने पहली बार उससे बात नहीं की है, आपने वैसे ही उसके व्यवहार को देख करके एक धारणा बनाई थी। लेकिन अब क्या होगा, जब आप सेकेंड टाइम उसको फिर से मिलेंगे, आप थोड़ी बहुत बात करेंगे, तो आपकी वो जो धारणा पहली बार में बनी थी वो प्रबल हो जाएगी, वो प्रबल हो जाएगी। अब वही मनोवृत्ति जो आपकी होगी, वो उस व्यक्ति के प्रति आपका क्या है, वो एटीट्यूड है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है रेमर्स, रूमेल और गेज की अभिवृत्ति के बारे में। अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है, यानी एक संवेगात्मक प्रवृत्ति होती है हमारी, ये सोच, जो दृष्टिकोण होता है वो, जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। मैंने अभी बताया ना, आपकी जो वो सोच है, जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है किसी वस्तु, व्यक्ति या समूह के प्रति, वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। वो कैसा भी हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी अभिवृत्ति, आपका एटीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने है अभिवृत्ति की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं जरा सा देख लेते हैं हम। अभिवृत्तियां व्यवहार को दिशा प्रदान करती हैं। व्यवहार मतलब हमारे व्यवहार, बिहेवियर। देखिए अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब आपका जो उसके प्रति दृष्टिकोण होगा, आप उसके अकॉर्डिंग ही उसके साथ अपना बिहेवियर करेंगे ना। अब देखिए, आपने मान लीजिए उसके बारे में धारणा बनाई है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि वो बहुत ही इगोस्टिक है, तो आप उसके प्रति जो अपना व्यवहार रखेंगे वो वैसा ही रखेंगे ना। ठीक है, अगर आपको उसमें ये लगता है कि वो बहुत ही नाइस पर्सनालिटी है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, तो आप उसके प्रति कैसे व्यवहार करेंगे, कुछ अलग, फ्रेंडली रहेंगे उसके साथ, वो आपको पसंद है। यानी जो चीज़ हमें पसंद होगी, जिसके प्रति हमारा जो व्यवहार है, या हम कह सकते हैं जो हमारा दृष्टिकोण है, जो एटीट्यूड है हमारा, या जो हमारा नज़रिया है, जो हमारी सोच है, वो पॉजिटिव है, तो हम उसके साथ व्यवहार भी तो वैसा ही करते हैं ना, पॉजिटिव वाला, फ्रेंडली बिहेव करेंगे उसके साथ। और अगर कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, कोई व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, कोई समूह हमें अच्छा नहीं लगता, कोई संस्था हमें अच्छी नहीं लगती, तो फिर उसके प्रति हमारा व्यवहार भी वैसा ही होगा, हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है, ये निर्धारित करता है किसे, हमारे व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने का काम किया जाता है इस अभिवृत्ति के द्वारा। ये बहुत बड़ी विशेषता है अभिवृत्ति की, कि ये हमारे व्यवहार को दिशा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज। अब देखिए एक संगठन, इस एक संगठन का मतलब क्या है, एक संगठन, हमारी जो अभिवृत्तियां होती हैं ना, वो पूरी तरह से संगठित होती हैं। ठीक है, इनकी दूसरी विशेषता है अभिवृत्तियों की, ये संगठित होती हैं।
संगठित मतलब इनका एक संगठन होता है, ठीक है। जो व्यक्ति का किसी वस्तु या परिस्थिति के संबंध में जो भी उसको ज्ञान होता है, जो भी उसका जो हम कह सकते हैं कि जो भी उसका एक्सपीरियंस रहता है, वो क्या करेगा, उसके प्रति या तो प्रेम रखेगा या घृणा पैदा होगी उसके मन में, या फिर क्रोध पैदा होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब एक संगठित रूप में जो भी होगा, या तो वो होगा पॉजिटिव या तो होगा नेगेटिव, ठीक है। या तो प्रेम होगा या तो फिर घृणा होगी। तो एक संगठित रूप में चलता है ये, ऐसा नहीं है कि बीच में एक स्केल बना करके चले कि व्यक्ति अच्छा भी लगता है और व्यक्ति बुरा भी लगता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो आपको अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा। इसके अलावा है प्रत्यक्ष दर्शन। तो अभी मैंने आपको दिखाया था जब हमने एटीट्यूड टेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऊपर वाली स्लाइड में, तो वहाँ क्या लिखा हुआ था, देख लीजिए दोबारा से। यहाँ पे अभिवृत्ति प्रत्यक्षीकरण की देन है, तो मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है। देखिए, आपकी जो भी सोच होती है, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति, चाहे समूह के प्रति, चाहे आपकी हम कह सकते हैं किसी वस्तु के प्रति, वो हमेशा ही प्रत्यक्षीकरण से ही शुरू होती है। जब तक आप उस चीज़ को, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को देखते नहीं हो ना, तब तक आपका कोई उसके बारे में दृष्टिकोण नहीं होता, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होती है किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह के प्रति दृष्टिकोण की, जब हम उसको देखते हैं, यानी प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी प्रत्यक्ष दर्शन होता है, ठीक है। फिर देखिए, सकारात्मक या नकारात्मक रूप तो मैंने पहले ही बताया है कि हमें वो व्यक्ति, हमें वो वस्तु, हमें वो संस्था, हमें वो समूह पसंद भी हो सकता है, नापसंद भी हो सकता है, हमें उसमें रुचि भी हो सकती है, अरुचि भी हो सकती है, प्रेम भी हो सकता है, घृणा भी हो सकती है, आकर्षण भी हो सकता है, विकर्षण भी हो सकता है, संयोग भी हो सकता है, संघर्ष भी हो सकता है, पक्ष में भी खड़े हो सकते हैं, उसके विपक्ष में भी खड़े हो सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा एटीट्यूड सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, एटीट्यूड किसी भी प्रकार का हो सकता है। फिर देखिए, अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, ठीक है। अभिवृत्ति कभी भी जन्मजात नहीं होती है। अब जन्म बच्चा लेता है तब तो वो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर संसार को जानता ही कितना होता है, ठीक है। जन्म से ही किसी की अभिवृत्ति फिक्स नहीं होती है, किसी चीज़ के प्रति उसका जो एटीट्यूड है वो फिक्स नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे प्रत्यक्षीकरण होता रहता है, चाहे हम लोगों से मिलते रहते हैं, या हम वस्तुओं को देखते रहते हैं, या हम विभिन्न प्रकार के समूहों के संपर्क में आते रहते हैं, उसी हिसाब से हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो एटीट्यूड है वो बनता रहता है, ठीक है। इसके अलावा अभिवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु का संबंध भाव निहित रहता है, ये पूरी तरह से भाव निहित रहता है, और अभिवृत्तियों की ये सबसे बड़ी, आप इसको विशेषता भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभिवृत्तियां ना किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना से संबंधित होती हैं हमेशा ही, और किसी ऐसे नहीं है कि बिना, ना कोई व्यक्ति के संबंध में दृष्टिकोण है, ना कोई वस्तु के संबंध में है, ना कोई घटना के संबंध में है, ना कोई समूह के संबंध में, ऐसा नहीं। वो कोई भी जो आपका एटीट्यूड होगा, या तो वो किसी वस्तु के प्रति होगा, या वो किसी व्यक्ति के प्रति होगा, या वो किसी संस्था के प्रति होगा, या वो किसी समूह के प्रति होगा, किसी ना किसी चीज़ के प्रति ज़रूर होगा, उसका संबंध ज़रूर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अभिवृत्ति में व्यक्ति भी शामिल होते हैं और समूह, वो तो मैं बार बार बोले ही जा रही हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, या फिर पूरे एक समूह के प्रति भी हो सकती है। तो ये हैं अभिवृत्ति की विशेषताएं। तो हमने अभी पढ़ा है एटीट्यूड टेस्ट, ठीक है, और इससे पहले पढ़ लिया है एप्टीट्यूड टेस्ट, और उससे भी पहले अचीवमेंट टेस्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लास्ट क्लास में। तो ये तीनों हमने पढ़ लिए। एट्रीब्यूट मेजर्ड के अंतर्गत अचीवमेंट लास्ट क्लास में हो चुका है, और एटीट्यूड और एप्टीट्यूड मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। और इसी के साथ ही आपका ये यूनिट 3 के बी पॉइंट में ये जो एट्रीब्यूट मेजर्ड वाला पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया है। अभी भी बी पार्ट थोड़ा सा लंबा है, अभी भी इसमें आपका बाकी है, आपका इसके अंदर आएगा नहीं, ये कंप्लीट हो गया है। 3rd यूनिट का 2nd पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। अब 3rd यूनिट का ओनली 3rd पॉइंट आएगा, जिसमें हमने फीडबैक के बारे में पढ़ना है, जो कि हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। ओके, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।